हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल एनवी एकेडमी। दोस्तों, आज क्लास 12th का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि एक पॉजिटिव जब दूसरे पॉजिटिव के समीप आएगा तो क्या किसी स्थिति में ये एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन हमने एक बात बताई थी कि हमेशा सेम चार्जेस एक दूसरे को रेपल करते हैं, यानी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। तो इनके बीच की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इनके बीच की एक ऐसी स्थिति भी आती है जहां ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात यदि हम किसी नाविक के अंदर की बात करें, नाविक के अंदर केवल प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सारे प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव से दूर भागना चाहिए। यदि यहाँ पे दूर भागेंगे तो कभी नाविक का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि यदि कोई दो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव नाविक की कोटि के आकार में यदि हों, तब वो एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो यहाँ पर इन केस में यानी कि नाविक के अंदर के जो पॉजिटिव्स होते हैं वहाँ वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं, कभी रेपल नहीं करते। तो ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा कूलॉम्स का नियम, कूलॉम का नियम और इसका सदिश रूप, यानी कूलॉम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स नियम क्या है? कूलॉम का जो नियम है वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सन 1785 में दिया था। जैसे कि आपको ध्यान होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? गुरुत्वाकर्षण के नियम में आपने पढ़ा था कि यदि कोई दो पिंड एक दूसरे से 8 दूरी पर स्थित होते हैं, मान लिया कोई दो पिंड होते थे, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, उनका द्रव्यमान होता था m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस होता था r। तो वहां पे हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम में ये पढ़ा था कि कोई भी दो पिंड हो इस ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और वो एक आकर्षण प्रकृति का बल होता है। लेकिन कूलॉम के नियम में काफी हद तक हम इसको कूलॉम के नियम को गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही देखते हैं कि काफी हद तक एक दूसरे से सेम है, लेकिन बस एक छोटा सा बेसिक अंतर है। वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम था कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और पिंडों की द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर। यहाँ हम बात करते हैं कूलॉम के नियम में। देखो ये चैप्टर जो है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। कूलॉम्स का जो नियम है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण नियम अगर कोई है वो है कूलॉम का नियम। अगर हम आगे जो भी डेरिवेशन जो भी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वहाँ सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल टॉपिक रहेगा वो हमारा कूलॉम्स लॉ रहेगा। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कूलॉम्स लॉ है क्या और इसका मतलब क्या है। तो कूलॉम के नियम में खाली इतना बताया। अभी तक हमने देखो किसी चार्ज आवेश की बात करी थी। तो आवेश में हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई Q1 चार्ज, हमने पता था कि Q एक आवेश को हम डिनोट करते हैं Q से। सपोज यहाँ पर एक हमारे पास Q2 चार्ज है। तो कूलॉम का नियम से ये कहता है कि कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई दो आवेश रखे, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अर्थात किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारे पास अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी है r, उनके बीच की दूरी है r, तो इनमें क्या होगा? इन केस आपको बताया था हमने कि यदि ये दोनों पॉजिटिव हों तब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। यदि वो दो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव हो तब वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ हमारा कोई फैक्ट नहीं है वाला,
कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे भी चार्ज हो सकते हैं, हम तो केवल उन पर लगने वाले बल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो Q1 और Q2 अगर हमारे पास दो आवेश हैं तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार हमने ये पढ़ा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या इसको हम बोल सकते हैं वैद्युत बल, उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के, आवेशों की मात्रा कौन कौन सी, अर्थात जो बल होगा उनके बीच लगने वाला वो आवेशों की मात्रा के यानी Q1 और Q2 के कैसा हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के, अर्थात बीच की दूरी हमने ली कि r, अर्थात 1/r², यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपात कर दिया हमने इसको 1/r²। अगर हम इन दोनों नियम्स को मिला दें, उक्त दोनों नियमों को मिलाने पर अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। यानी कि अगर हम आपको बता दें, तो आपने पढ़ा है अनुक्रमानुपाती का अगर चिन्ह हटता है कहीं से भी तो वहां पे क्या आ जाता है, तो वहां पे एक नियतांक जरूर आता है। यहाँ पे अगर नियतांक लेते हैं तो आएगा Q1 Q2/r², जहां A एक समानुपाती नियतांक है, जहां A क्या होगा, एक समानुपाती नियतांक होगा। अब यहाँ पे A का मान क्या लगाया जाए, देखो अलग अलग सूत्र में जो समानुपाती नियतांक होते हैं उनके मान अलग अलग होते हैं। यहाँ पे इसका मान क्या होगा, तो A बराबर अगर हम बात करें तो A बराबर आता है यहाँ पे 1/4πε0, या फिर इसका हम मान लगाते हैं आंकिक मान 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। ये आप इसकी दोनों ही वैल्यूज लगाई जा सकती हैं। अगर हम ये पाई और एप्सिलॉन सबकी वैल्यूज लगा दें तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होती है, माध्यम की वैद्युतशीलता। ये बहुत याद रखने वाली चीज है, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो अगर ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास जो एक F बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यही क्या हो गया हमारे पास, कूलम्ब का नियम। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² या बटे r²। ये हो गया हमारा कूलम्ब का नियम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ये इसका पूरा डेरिवेशन टाइप का हो गया। आपको पूरा कूलम्ब लॉ जब लिखना होगा इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी आपको इस टाइप से शो करके दिखाना है, बस आपको ये नोट कर लेना है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके वेक्टर फॉर्म की, देखो ये जो इसका जो फॉर्मूला है ये वाला, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ जब हम बल की बात कर रहे हैं, F जो है वो एक सदिश राशि होती है। बल, अगर हम केवल बल की बात करें तो बल एक सदिश राशि होती है। जब बल एक सदिश राशि होती है तो सदिश राशियों को उनके वेक्टर रूप में भी व्यक्त किया जाता है। जाहिर सी बात है, सदिश राशियों का मतलब ही होता है, सदिश राशियों को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो इनका वेक्टर क्वांटिटीज है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके कूलम्ब के नियम के सदिश रूप की बात करें तो हमने जो अभी पढ़ा है वो F बराबर क्या पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमने अभी तक पढ़ लिया कि ये होता है हमारा कूलम्ब का नियम, जहाँ Q1 और Q2 क्या होते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश, r होते हैं उनके बीच की दूरी, और 1/4πε0 होता है इनमें नियतांक, जिसका मान हमने पढ़ा था 9 × 10⁹। अब हम देखते हैं इसके सदिश रूप की बात। तो सदिश रूप में हम क्या करेंगे इसको, मान लिया हमारे पास कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और
Q2। जब Q1 है तो जाहिर सी बात है Q1 की अगर हम बात करें तो Q2 जो लगाएगा वो Q1 पे फोर्स लगाएगा, और Q1 किस पे फोर्स लगाएगा? Q2 पे। मान लिया इसका फोर्स लग रहा है F21, और ये लगाएगा देखो दूसरे वाले द्वारा पहले वाले पे फोर्स लगाया जाएगा, और ये पहले वाले यहां से जो लगेगा F12, यानी पहला वाला चार्ज जो होगा वो दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, यानी F12। अगर हम इसकी बात करें यूनिट वेक्टर, देखो इनके बीच की दूरी अगर हम r लेते हैं, अगर इनके बीच की दूरी अगर r ली जाएगी तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो हमने दिखाया यहाँ पे, वो इनका क्या होगा? एकांक सदिश, यानी कि इसकी दिशा में इसके लिए एकांक सदिश यूनिट वेक्टर 12, और इसकी बात करें तो यूनिट वेक्टर 21, यानी कि यहाँ पे 21 का मतलब क्या है? दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा पहले चार्ज पार्टिकल्स पर लगाया गया बल, और यहाँ पे 12 का मतलब क्या है? पहले चार्ज पार्टिकल द्वारा दूसरे चार्ज पार्टिकल पर लगाया गया बल, यानी 12 और 21 दोनों का मान हमेशा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे उनकी दिशाएं बदल जाएगी। केवल दिशाएं बदलने के कारण ही इसमें ये अलग रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लेते हैं 21, तो इसके लिए एकांक सदिश कौन सा आ रहा है? यूनिट वेक्टर 12। ये हो गया इसका। अगर है इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो तो यदि कोई यूनिट वेक्टर होता है उसका मान क्या होता है? वेक्टर A बटे वेक्टर R बटे R मॉड के अंदर। इस टाइप से इसकी वैल्यू लगाते हैं हम, इसका मान लगाते हैं। तो आप देख लो इसमें, अगर हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगा सकते हैं R बटे R, तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी हमारे पास 21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R की घात 3 और वेक्टर। ये हो गया इसका सदिश रूप। तो सदिश रूप में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा आज का आपका कूलॉम का नियम और इस कूलॉम के नियम का सदिश रूप। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।